राम, आवाज़ आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना? फ्लक्स फ्लक्स तो अभी मैंने वो देखा था, अभी मैं डिस्कस करता हूँ वो क्वेश्चंस को। अभी बताता हूँ उनको। तो जो फ्लक्स वाले क्वेश्चन थे, एक मिनट मोबाइल उठाओ मैं जरा अपना। और तबीयत ठीक है अब? क्या हो गया था? अच्छा अच्छा। तुमने राम अपने नंबर से भेजा था मुझे ना कि हाँ, मिल गया मिल गया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज कर्व्स। तो ये तो गलत है ना? अच्छा, तुम्हारा आंसर क्या था सर? व्हाट इज द आंसर टू दिस? इट्स सिंगल करेक्ट बट आई एम गेटिंग सी डी। तो सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये तो ठीक स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द पाथ ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये नहीं ठीक है। ये तुम अपना आर्ग्यूमेंट दो पहले कि तुम्हारे हिसाब से ये सही क्यों होना चाहिए। किस में? नहीं, मैग्नेट में भी नहीं होता था ऐसा तो। पहले तुम मैग्नेट तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो तुम अपना और जो एक्सप्लेनेशन है उसी के बेसिस पे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो क्यों नहीं होगा मैं तुमको बताता हूँ अभी, है ना? ये देखो जरा इसमें। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ये है चार्ज प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है और यहाँ पर मैं एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करता हूँ, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो इनिशियली इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में, है ना? लेकिन जैसे ये थोड़ा मूव करेगा तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी आएगी तो अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि नाउ पार्टिकल हैज टू मूव अलोंग द कर्व्ड पाथ, एंड टू मूव अलोंग द कर्व्ड पाथ इट नीड्स सम फोर्स विच कैन प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इस पर चाहिए एक फोर्स जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स भी दे इसको यहाँ पर। तो इसका जो पाथ होगा ना, एग्जैक्टली इस लाइन के अलोंग नहीं होगा, ये डिविएट हो जाएगा उससे। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये तो कर्व है, तो अगर कोई फोर्स कर्व के अलोंग लग रहा है और अगर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये तो नहीं चल पाएगा कर्व पाथ पर। ठीक है? तो अगर हम रिलीज कर देंगे तो उसका इनिशियल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो रहेगा उस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन चेंज करेगा लगातार उसमें? वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो पाएगी ना, वो तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए उसके लिए। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद था एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। तो क्या कहते हो इसमें तुम, ये सही है कि गलत है? हालांकि ना अभी हमने डाइपोल पढ़ा नहीं है, थोड़ा पहले आ गया क्वेश्चन ये। मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज, और ये मिलके एक डाइपोल बनाते हैं। तो इस डाइपोल की वजह से कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? कहीं नहीं जीरो होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होता है, एक सिंगल डाइपोल की वजह से। तो अगर हमने इसको एक स्फीयर के अंदर रख दिया डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट मान लो पी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो होगा क्या?
कहीं जीरो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, बी, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज नॉन जीरो। ये जो ऑप्शन ये गलत है। इसका आंसर क्या दिया था? मतलब तुम्हें कंफ्यूजन किस में हो रहा है? इसके बाद सी ऑप्शन ये है। बी बी दिया नहीं था क्या उसमें आंसर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज, ये बी, मतलब तुम क्या कह रहे हो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं सुनो, मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे हिसाब से बी सही है या गलत है? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, तो बी सही नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके अंदर एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो क्यू नेट कितना हो गया? जीरो चार्ज है इसके अंदर, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू जीरो है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन ए सर्कल ऑन दी स्फीयर। अब मुझे ना इसका स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आया। अगर वो सर्कल ऑन दी स्फीयर कैसे बनाएंगे यार? मतलब उसके सरफेस पर बना सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगी वहां पर? नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं होती है। डी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन दी स्फीयर, ये ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा केवल। इसके बाद हम आ जाते हैं 8 पॉइंट चार्जेस कैन बी एज्यूम्ड एज यूनिफॉर्मली चार्ज स्मॉल स्फीयर्स एंड देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। 8 पॉइंट चार्ज अभी देखते हैं ना, अभी करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर स्क्वायर सरफेस ए बी सी डी ऑफ द क्यूब। चलो, तो इस एग्जैक्टली इस क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं पहले हम, है ना, फिर करेंगे इसको। तो मैं यहां पर एक क्यूब बना लेता हूं सबसे पहले। तो ये एक क्यूब बनाया हमने, इसके सेंटर पर अगर हम चार्ज रख दें तो इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है राम? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। एक सरफेस से पास होने वाला कितना होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिचुएशन इसमें सिमिट्री की है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, चार्ज जो है केवल एक सिंगल चार्ज रख रहा हूं इसके कॉर्नर पर, ठीक है। तो अगर केवल एक चार्ज रखा हमने यहां पर कॉर्नर पर, तो अब इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? केवल एक कॉर्नर पर, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन वन कॉर्नर of the cube, then total flux through the cube, बताओ कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं बेटा, वो नहीं होगा। देखो, जो क्यू चार्ज अगर हम कॉर्नर पर रखते हैं ना, तो इसे तुम्हें केमिस्ट्री से समझना होगा। तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था केमिस्ट्री में? तो चलो ऐसा समझ लो कि ये जो क्यूब है, ऐसे ही हम कई सारे क्यूब रखें। जैसे इस क्यूब की साइड एज कितनी मान लेते हैं? ए है।
तो अगर हम ए एज वाले इस क्यूब यहाँ क्यूब रख दें, आगे रख दें, जिससे कि ये किसी क्यूब के सेंटर पर आ जाए, और उस क्यूब की एज कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ऐसे समझो, जैसे मान लो एक क्यूब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आज ना 3D की सिचुएशन है तो मैं इसको एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, तुम्हें विजुलाइज ही करना पड़ेगा। कैसे विजुलाइज कराऊं तुम्हें? अच्छा 2D में समझ लो, जैसे एक क्यूब यहाँ पर है, एक क्यूब यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक चार्ज मैंने रखा है यहाँ पर ऐसे सेंटर पे। तो ये जो चार्ज है ये कितने क्यूब शेयर कर रहे हैं? हाँ 2D में अगर देखो तो 4 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने शेयर कर रहे होंगे? 8। तो यहां पर ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का कितना हिस्सा हम इस क्यूब के अंदर मांगेंगे? 1/8। तो इससे पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा ये होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ पूरे क्यूब से, टोटल इस वाले क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है? Q/8 मानेंगे हम। अच्छा मैं क्या बाहर, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? वॉइस ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। राम, हेलो। राम आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा वीडियो भी लगता है पॉज हो गया है। हाँ राम आवाज आ रही है अब। तो क्या जूम क्रैश हो गया था? अच्छा राम क्या पूछ रहे हो, बोलो। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब का मीनिंग होता है कि क्यूब के जितने भी सरफेसेज हैं, यानी कि 6 सरफेसेज, इन सभी से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टोटल फ्लक्स। हाँ क्यूब को हमने गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कोई भी क्लोज सरफेस। तो ये क्यूब तो एक क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q/8। कॉर्नर जब भी कहेंगे ना, तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि इट इज लाइक ए स्फीयर, और उस स्फीयर का कितना हिस्सा इसके अंदर है?
1/8 पार्ट। ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वो तुमको मॉलिक्यूल रख रख के दिखाएंगे क्लास में। तो अभी यहीं पर समझ लो कि 1/8 पार्ट लेना है इसका। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स का मीनिंग समझ में आया? टोटल फ्लक्स यानी कि सारे सरफेस से पास होने वाला। और गॉसियन सरफेस तो एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि एक क्लोज सरफेस होता है, ठीक है। चलो अब लेकिन इस क्यूब में अभी जो ये वाली सिचुएशन जो तुम देख रहे हो, इस सिचुएशन में सारे सरफेसेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। इस क्यूब के सारे सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, केवल 3 सरफेस ऐसे हैं जिनसे कि फ्लक्स पास हो रहा है इसमें। कौन कौन से हैं देखो। जो ये वाला सरफेस है, ये इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ नहीं जाएंगी, ये सारी की सारी टेंजेंशियली निकल जाएंगी इससे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है? 0 है। अच्छा, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये 0। और एक जो ये वाला है, इससे 0। फ्लक्स पास होगा केवल 3 सरफेस से। एक तो ये फ्रंट वाला है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इसको क्रॉस करेगी, ठीक है। एक इससे पास होगा, जो यहां से भी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इसको क्रॉस करेगी। और किससे पास होगा? और पास होगा इस वाले से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इसको भी क्रॉस करेगी, इस वाले से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी। तो ये जो फ्लक्स है ये पास हो रहा है केवल 3 सरफेसेस से। तो अगर मुझसे पूछे कोई कि केवल इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो वो कितना होगा? इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं ABCD। तो फ्लक्स थ्रू ABCD ये होगा Q/24ε0। तो इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी Q/24ε0 है, इससे पास होने वाला भी Q/24ε0 है, और इससे पास होने वाला भी Q/24। इतना क्लियर हो गया? अब जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा था उसमें हर कॉर्नर पे कितने चार्ज थे? 1। तो एक कॉर्नर के चार्ज से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? Q/24ε0। हाँ, एक फेस से Q/24ε0। और पूरे क्यूब से कितना? Q/8ε0, है ना। अब वो क्वेश्चन में भूल गया, उसमें एक फेस से पूछा था या टोटल क्यूब से? अब वो फेस भी मैटर करेगा, कौन से वाले फेस से पूछा है? मुझे क्वेश्चन देखने तो जरा। नहीं नहीं देख, अच्छा एक मिनट में डायग्राम देख ही लूँ ना, कहाँ गया क्वेश्चन तुम्हारा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस ABCD। AB, अच्छा ऊपर वाला ABCD। तो देखो ये वाले जो चार्जेस है ना, इन चारों चार्जेस की वजह से तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। फिर किसकी वजह से पास होगा? केवल इन चार्ज की वजह से। और इसकी वजह से कितना होगा? Q/24। और ऐसे कितने होंगे? ये 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q/6ε0, है ना। तो आंसर C हो जाएगा इसका। अब क्लियर हो गया सारा? ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ये स्टार्ट कहां से होते हैं क्वेश्चन? ये सेंटर पे रखा, फिर यहां रखा, फिर एक सरफेस से पूछा, फिर टोटल फ्लक्स से पूछा, और फिर हर एक कॉर्नर पे रख दिया तो उससे पूछा था। अब हमने ये पढ़ लिया है तो अब सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। ऐसे सारे क्वेश्चन अब तुम कर लोगे, ठीक है। अच्छा, और क्या था क्वेश्चन इसके बाद? ए पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 4r above the center of disk of radius r. The magnitude of flux through disk is phi. डिस्क से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो फाई है। नाउ ए हेमीस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r is placed over the disk such that it forms a closed surface.
द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, तो ये है डिस्क, और चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है, फाई। और इस डिस्टेंस थी इसकी 4r, ये है r। अब जो हेमीस्फीयर बनाया वो कैसा है, रेडियस r का, ऐसे रख दिया। द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी कितना आएगा, हाँ सेम आएगा आंसर, जितना डिस्क से जा रहा है उतना ही। ये फ्लक्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, फ्लक्स का लेना देना क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर रही हैं सरफेस को तो फ्लक्स पास हो रहा है। नहीं समझे तुम अभी, दोबारा पूछो। जैसे ये डिस्क है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना यहां से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और फ्लक्स की डेफिनेशन तो हम क्या पढ़ते हैं, ई डॉट डी एस, ये फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर रही हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, और यहां से फ्लक्स भी पास हो रहा है। हालांकि इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कितना पास हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कंपोनेंट वगैरह करने होंगे। लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि फ्लक्स पास ही क्यों हो रहा है, तो फ्लक्स पास तो होगा यहां से। ओके ठीक ठीक, समझ गया तुम्हारा डाउट, अब मुझे समझ में आएगी, मुझे तो क्या समझाना है तुम्हें। देखो, जो एरिया होता है ना, या जो सरफेस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सरफेस और एक होता है क्लोज सरफेस। ये ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस वो होता है जिसके अंदर वॉल्यूम एंक्लोज नहीं होता है, और क्लोज सरफेस वो होता है जिसके अंदर वॉल्यूम एंक्लोज्ड है। तो एक्चुअल में अगर तुम यहां इस वाले केस में देखो, अगर तुम अपना वाला लॉजिक लगाते हो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहां से आके यहां से निकलती है, तो वो यहां से एंटर हुई, यहां से बाहर निकली, फिर यहां से एंटर हुई, फिर यहां से बाहर हुई, यानी कि 4 बार क्रॉस करेगी इसको। और इस वाले में यहां से एंटर हुई, यहां से बाहर निकल गई। तो हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि यहां से एंटर हुई या बाहर निकली, ये हम किस में देखते हैं, क्लोज सरफेस में देखते हैं कि यहां से एंटर होती है, यहां से बाहर निकलती है। हाँ, इस वाले केस में पास होने वाला फ्लक्स जीरो है इससे, ठीक है। इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो नहीं लेते हैं, केवल इसमें साइन का डिफरेंस आ सकता है कि अगर किसी ने एरिया वेक्टर यहां पर लग के उसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर ले ली तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, किसी ने एरिया वेक्टर यहां ले लिया तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे हाथ में नहीं है लेना। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वेल डिफाइंड है, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव आउटसाइड द सरफेस, आउटवर्ड द सरफेस। इसमें एरिया वेक्टर हमेशा यही पॉजिटिव लिया जाता है, एन कैप। और ये है ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में हम इसको अलग अलग काउंट नहीं करते हैं कि ये अंदर आई और ये बाहर गई, ये हम किस में काउंट करते हैं, जब क्लोज सरफेस होता है। और क्लोज सरफेस की डेफिनेशन क्या है, क्लोज सरफेस वो है जिसके अंदर वॉल्यूम एंक्लोज्ड है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, देखो, जो ये वाला चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी। जब ये हेमीस्फीयर नहीं था, तो इस डिस्क से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हेमीस्फीयर से भी पास होंगी। एंगल वगैरह भले डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कैसे होंगी, सेम ही पास होंगी, ठीक है। और टोटल फ्लक्स इससे पास होने वाला कितना होगा, अगर मैं इसको एक सॉलिड हेमीस्फीयर मान लूं तो जीरो होगा।
इससे जितना फ्लक्स पास हो रहा है इस हेमीस्फीयर से, इसको हेमीस्फेरिकल शेल मान रहा हूं मैं, इस हेमीस्फेरिकल शेल से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही इस डिस्क से पास होगा, लेकिन दोनों का साइन अब हम कैसा लेंगे? अपोजिट लेंगे। क्यों लेंगे अपोजिट? इसलिए लेंगे, ये मैंने हेमीस्फीयर अगर मान लो बनाया कि यहां पर एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां आ रही है, तो ये वाला जो फ्लक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें नेगेटिव हुआ। और जब इस वाले को हम क्लोज सरफेस लेंगे तो एरिया वेक्टर तो हम यहां ड्रॉ करेंगे इसमें बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर मानेंगे, तो यहां से पास होने वाला फ्लक्स कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। अगर ये जो हेमीस्फीयर है इसको मान लिया कि ये क्लोज है, ढक्कन लगा हुआ है, कैप लगी हुई है यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई तो फ्लक्स नेगेटिव, और यहां से बाहर निकल गई तो पॉजिटिव। जितना फ्लक्स अंदर आया उतना ही बाहर निकल गया, इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो गया है? 0 हो गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना है? जितना फ्लक्स इससे पास हो रहा था उतना इससे पास हो रहा है। अब प्लस माइनस का ध्यान क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने रखा है कि नहीं, ये देख लेना। इसमें मैं माइनस में ना, मुझे डाउट है, माइनस साइन लगाना समझदारी का काम नहीं है। अच्छा अच्छा, ये लिख दिया है क्वेश्चन में? हाँ तो ठीक है, फिर तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल विदाउट कंफ्यूजन। एक अभी मैं, रुक जाओ जरा। एक डिस्क है और क्या बोल रहे हो? अच्छा, मतलब ये ऐसी डिस्क है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही हैं प्लेन की परपेंडिकुलर, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा सिंपली फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर। अब तुम क्या प्लस या माइनस पूछना चाह रहे हो? ओपन सरफेस में नहीं फर्क पड़ेगा, वो आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, हम कहां मैटर करता है? क्लोज सरफेस में। अगर हम इस चीज को काउंट करने लगे तो किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ही 0 हो जाएगा। जो लॉजिक तुम बता रहे हो ना कि आई भी और गई भी, तब तो और हमेशा ही 0 होगा फ्लक्स। जैसे कि ये ओपन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आई, यहां से बाहर निकल गई, तो हम कहेंगे 0 है। तो ऐसा नहीं होगा। जब ओपन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है जिसके अंदर वॉल्यूम एंक्लोज नहीं है, तो फील्ड लाइन का यहां से आना और दूसरी तरफ निकलना, ये फ्लक्स पास होना कहलाता है। लेकिन अगर ये एक सरफेस क्लोज होता और एक सरफेस यहां भी है, तो फिर ये यहां से अंदर आता हुआ मानेंगे और यहां से बाहर निकलता हुआ मानेंगे। दोबारा समझाता हूं, जैसे एक क्यूब बना लिया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आती हैं और यहां से बाहर निकल जाती है, और इसका एरिया है ए, इसका एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी ई है। अगर हमसे केवल इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स पूछा जाए तो हम उसे कितना लिखेंगे? ई इंटू ए, 0 नहीं लिखेंगे। और इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है? वो भी ई ए है। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो वो 0 है। क्यों है 0? क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट साइड है, और एरिया वेक्टर में यहां बनाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए, इसका एरिया वेक्टर यहां बनेगा, ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 0। इसमें कहेंगे कि हम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एंटर किया उतनी बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। केवल ओपन सरफेस जो होगा ना, सिंगल सरफेस, यानी जिसका केवल एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, एंक्लोज्ड, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अंदर आना और इस तरफ दूसरी तरफ निकलना, इसी को फ्लक्स पास होना मानते हैं। ठीक है, अच्छा अब और क्या क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा? ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए, ये वाला ना?
पहले और भी था। चलो अब इसको बना लिया तो पहले मैं इसी कर लेता हूँ। A positively charged body A has been brought near a neutral brass sphere B mounted on a glass stand as shown in figure. The potential of B. अच्छा, इस पर नेट चार्ज कितना है? 0 है। और तुम्हारे हिसाब से इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इसका पोटेंशियल तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बोलो। चलो तो पोटेंशियल की डेफिनेशन पर आ जाओ। क्या है डेफिनेशन पोटेंशियल की? ठीक है, तो हम यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाते हैं, इस बॉडी के पास तक लाते हैं। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कैसा होगा? पॉजिटिव क्यों होगा? देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेट चार्ज तो 0 है, तो अल्टीमेटली फील्ड इसी का ही डोमिनेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं यहां पर, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स कहां लग रहा होगा इस पर? इधर। डिस्प्लेसमेंट हमने यहां किया, तो वर्क कैसा आएगा? वर्क नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, क्या क्या? नहीं, पोटेंशियल हमने बॉडी का थोड़ा निकाला। पोटेंशियल तो हमने उस पोजीशन का निकाला जहां तक लाने में वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो हमने इस बॉडी, इस जो बी ऑब्जेक्ट थी, इस बी ऑब्जेक्ट के पास तक हम उस पॉइंट को ले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आए, तो वहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो उसकी पोटेंशियल के बराबर हो गया। जैसे किसी स्फीयर का भी पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं ना, जैसे एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, तो हम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं यहां तक। ठीक है, तो वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है, और इस पॉइंट पर ही क्या है? स्फीयर है, इसलिए वो स्फीयर का पोटेंशियल हो गया। इसके बाद है 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स कैरी चार्जेस एज फॉलोज। 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग, इस पर चार्ज है +4Q, -2Q इस पर है, और -5Q इस पर है। द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल इज, तो आउटर शेल के इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा हमको ये कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं अभी बताऊं कि ना बताऊं तुम्हें, या पहले बताना पड़ेगा मुझे कुछ चीज़ों को इसको बताने से पहले? नहीं, अभी मैंने ये नहीं कराया तुम्हें। एक काम करते हैं ना, इसको ना क्लास के लास्ट में पूछना, अभी आज ही पूछना, लेकिन जब लास्ट में पहले तुम्हें कुछ चीज़ें और बता दूं, फिर करता हूं इसे। तो पिछली क्लास में हमने जहां पे एंड किया था, वो सिचुएशन ये थी कि एक कंडक्टिंग स्फीयर था, और इसकी कर दी थी हमने अर्थिंग, और अर्थिंग करने की इसका रेडियस था r, और एक जो चार्ज था यहाँ पर q रखा हुआ था, और ये डिस्टेंस कितनी थी? a डिस्टेंस थी। इस पर नेट चार्ज कितना है? 0 था। हमने पोटेंशियल निकाला था, तो इसका पोटेंशियल कितना था? KQ/A के बराबर। फिर हमने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद हमने पूछा था कि इसका चार्ज कितना होगा इस पर, तो अर्थिंग करने के बाद अर्थ से इस पर चार्ज आ जाएगा, और इसका पोटेंशियल तो था 0, तो हमने मान लिया कि इस पे चार्ज कितना आया है? Q डैश। तो KQ/A
ये पोटेंशियल हुआ इस वाले चार्ज की वजह से, और क्यू डैश की वजह से पोटेंशियल था के क्यू डैश अपॉन आर इक्वल टू 0, और हमने कैलकुलेट कर लिया था कि क्यू डैश की वैल्यू कितनी थी, माइनस क्यू आर अपॉन ए के बराबर। ठीक है, यही था ना? नहीं, पहले से नहीं था क्यू डैश, ये तो न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था इनिशियली। ये क्यू डैश कहां से आया? अर्थ से आया इसलिए जिससे कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। तो मैंने तुमको यह भी बताया था कि किसी बॉडी पर चार्ज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल होगा ही होगा। इस पर चार्ज है, इसके बावजूद इसका पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी, हाँ, जो पोटेंशियल इसके सेंटर पर है वही पोटेंशियल इसके सरफेस पर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। अभी और डेवलप करता हूं इसमें ना, थोड़ा पेशेंस के साथ धीरे धीरे सारी चीजों को हमें कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ता है। चलो अब हम क्या करते हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम चार्ज अंदर रखेंगे। ये है स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और इस पर इसका रेडियस है r, और इसको हमने चार्ज दे दिया है q। तो चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा पूरे सरफेस पर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहां पर 0। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जस्ट आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं गॉस लॉ से। और इसके बाहर अगर निकालना है x डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के बराबर। इतना हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। तो मैं उसी केस को डेवलप करता हूं जो तुमने पूछा है, हालांकि मैं थोड़ी डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो करता हूं। अब मान लो हम कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, इस पर चार्ज है q1 और इस पर चार्ज है q2 के बराबर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे सेंटर पर, तो इसको मैं मान लेता हूं E0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इस q1 चार्ज की वजह से कितना है? 0 है, क्योंकि q1 चार्ज कैसा होगा? अपने आप को सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन अंदर कितना है? 0 है। सिमिलरली Q2 चार्ज का भी जो कंट्रीब्यूशन है, Q2 चार्ज का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 0 है अंदर। तो ये तो 0 है। अब मुझे V0 यहां का पोटेंशियल कितना होगा? अब पोटेंशियल में जो कंट्रीब्यूशन है इस चार्ज का, Q1 चार्ज का, वो उतना ही है जितना कि सरफेस पर होता है। तो Q1 चार्ज की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? के Q1 बाई R1, और Q2 की वजह से हो जाएगा के Q2 अपॉन R2। इसके बाद हमने एक ये वाला पॉइंट मान लिया, मान लो ये पॉइंट 1 है और ये डिस्टेंस x1 है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1 कितना आएगा? 0। और यहां पोटेंशियल V1 कितना आएगा? सेम ही रहेगा, जितना सेंटर पर था उतना ही यहां रहेगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसको मैं लिख लेता हूं पॉइंट 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना होगा? अब इसमें इसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा Q1 का, तो ये होगा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, हम कहते भले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली दिस फील्ड इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इट इज जस्ट आउटसाइड। हाँ, मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो चार्ज के ऊपर ही फील्ड थोड़े बता सकते हैं, कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। मान जैसे इसकी रेडियस अगर 1 मीटर है, तो जो फील्ड हमने लिखी है वो फील्ड लिखी है 1 पॉइंट,
जैसे ये 1 मीटर है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है 1.00000001 मीटर पर, जस्ट आउटसाइड, है ना। यहां पोटेंशियल कितना लिखेंगे, V2, KQ2 अपॉन R2, और ये होगा KQ1 अपॉन R1। अभी इतना ही है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट 3 है। 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E3 की वैल्यू बोलो, ये x3 मान लेते हैं डिस्टेंस, तो KQ1 अपॉन x3 स्क्वायर। अब हम देखो इस वाले स्फीयर से बाहर निकल आए तो इसका सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड लाइक ए पॉइंट चार्ज। इसको पॉइंट चार्ज लेके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। पोटेंशियल Q2 की वजह से अभी उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे था, क्योंकि अभी भी हम इस वाले स्फीयर के तो बाहर ही हैं। तो KQ2 अपॉन R2, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है ना, तो 0। इसका तो कंट्रीब्यूशन अभी 0 ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन होगा। अब V3 बताओ बेटा, पोटेंशियल यहां पे कितना हो जाएगा, Q1 की वजह से कितना होगा, हाँ ये हो जाएगा KQ1 बाई x3 और प्लस KQ2 अपॉन R2। अब हम आ जाते हैं इससे बाहर, इसको मान लेते हैं ये 0.4 है, तो ये x4। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है हमको E4, नाउ वी आर आउटसाइड बोथ दी स्फीयर्स, दोनों के ही बाहर हैं। तो दोनों के ही बाहर हैं, फिर तो सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानकर एक ही बार में लिख सकते हैं KQ1 प्लस Q2 अपॉन x4 का स्क्वायर, और V4 को लिखा जा सकता है KQ1 प्लस Q2 अपॉन x4। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई। जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। अब चार्ज निकालते हैं जो तुमने पूछा था, उस पर आता हूं मैं। अगर मैंने यहां पर एक क्यू चार्ज रखा और इसकी ना थिकनेस एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जो भी कंडक्टिंग शेल होगा उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी। नॉर्मली थिकनेस इतनी कम होती है कि हम उसको शो नहीं करते हैं। यहां पर मैं शो कर रहा हूं कि इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस बना ली। रेडियस इसका R है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसलिए इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों को ही कितना लेंगे हम, R के बराबर लेंगे। अब क्यू चार्ज अगर हम यहां पर रखते हैं तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, और कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर इसको मैंने प्लस क्यू मान लिया तो ये माइनस क्यू होगा। मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, ये इक्वल। हाँ ये इसलिए कहेंगे, ये मैं याद है तुमको, मैंने कुछ दिन पहले बताया था। इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास होंगी, इससे पास होंगी। तो क्यू चार्ज से जो फ्लक्स एमर्ज होता है वो सारा फ्लक्स अगर इस सरफेस को कट करता है तो जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये माइनस क्यू है। अब यहां पर माइनस क्यू है, तुम इसको एक और लॉजिक लगा सकते हो कि अगर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया यहां पर, ये गॉसियन सरफेस कहां बना रहा हूं मैं, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग शेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं इसके, वहां पर ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है
तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो होगा ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू, और ये होना चाहिए क्यू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो हेयर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज जीरो. तो ये जीरो होगा, यानी कि क्यू इनसाइड कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. हाँ, क्यू इनसाइड कितना है? ये है क्यू, और ये मान लो क्यू डैश था, तो मैंने इसको क्यू डैश लिख लिया, तो ये जीरो आएगा. तो क्यू डैश कितना हो गया? माइनस क्यू. तो इस तरह से, इस रीजनिंग से हम बता सकते हैं कि जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा. ठीक है. और नॉर्मल तरीका क्या है याद रखने का, कि इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, अगर वो सारी इस सरफेस को कट करेंगी तो जो इंड्यूस चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा. ठीक है. हाँ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस पूरे रीजन में. ये जो थिकनेस है उस उसके भी अंदर, मतलब यहां भी बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो. अब यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ गया इस पर, तो बाहर कितना चार्ज होगा? प्लस क्यू. प्लस क्यू क्या होना चाहिए? क्योंकि इस पर नेट चार्ज तो जीरो था. तो इनर सरफेस पर माइनस क्यू है, तो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू होना चाहिए, जिससे कि नेट चार्ज जीरो हो जाए. अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज को मैं सेंटर पे नहीं रखूंगा. अब चार्ज मैंने यहां रखा, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, मान लो ये ए डिस्टेंस है, यहां पर रखा. अब यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होगा इनर सरफेस पर, वो चार्ज अभी भी माइनस क्यू ही होगा, लेकिन अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. ये क्लियर हुआ पॉइंट? जो इसके इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज है, नहीं सॉलिड एंगल क्यों, नेट फ्लक्स तो जीरो ही है ना अभी भी. इससे पास होने वाला, ये जो हमने अंदर लिया था, यही वाला लॉजिक लगाएंगे तो फ्लक्स तो अभी भी जीरो है. तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. तो इंड्यूस चार्ज, नेट चार्ज जीरो कब होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर? जब इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये दोनों इक्वल हो. ठीक है. लेकिन इसकी जो पोजीशन है क्यू चार्ज की, वो सेंटर पे नहीं है, इसलिए इंड्यूस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ये क्लियर है? और बेसिक सी चीज है, ये चार्ज इस सरफेस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ज्यादा कूलॉम फोर्स लगाएगा. फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा. यहां पर फोर्स कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन यहां कम होगा, तो यहां पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी, यहां ज्यादा होगी. तो इंड्यूस चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म इन दिस सिचुएशन. ठीक है. अच्छा, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कितना इंड्यूस होगा? प्लस क्यू. अब ये यूनिफॉर्म होगा कि नहीं? ये याद रखना कि ये यूनिफॉर्म होता है. ये चार्ज जो इंड्यूस हुआ है ये यूनिफॉर्म है, और जो ये वाला था ये था नॉन यूनिफॉर्म. आउटसाइड वाला यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि आउटसाइड वाले चार्ज को पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है. बताओ क्यों? क्योंकि बीच में डिसकंटिन्यूटी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मटेरियल आ गया ना कंडक्टर का. तो इस वाले चार्ज को कोई खबर नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, तो इसलिए ये तो डिस्ट्रीब्यूट होता है आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म. जैसे एक रूम है, एक कोई स्टूडेंट रूम के बाहर है, रूम के अंदर दो स्टूडेंट हैं, अब वो लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, बाहर वाले को कुछ नहीं पता है क्योंकि सारा का सारा जो है डोर लॉक्ड है.
कोई आवाज नहीं आ रही, साउंड प्रूफ है, तो ऐसे ही मान के चलना है। अब ना बेटा देखो क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री जैसा है। कैसा कि इसमें हमको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। मैकेनिक्स में इससे पहले वाले पार्ट में क्या होता है, हमको पता नहीं होता है तो हम तुरंत इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स की इक्वेशन लिख ली, एनर्जी की लिख ली और पता कर लिया कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक्सपेरिमेंटल, ये हमको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ऐसा ही टॉपिक एक और आएगा फिजिक्स में, वो आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, जहाँ पे एटम्स और न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, तो वो पता होना चाहिए वहाँ पर भी, क्योंकि हम उसमें इक्वेशन लिख के पता नहीं कर सकते क्या होगा, क्योंकि वो सारे की सारी चीज़ें किससे आई हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके आई हैं। वो जो भी लॉ बने वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बने। वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से नहीं, कैलकुलस लगा के नहीं बनाया, इसमें भी हम कैलकुलस लगा के नहीं लिख रहे हैं ये। तो इसमें हमको पता होना चाहिए कि आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, इनर सरफेस का नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां बताओ बेटा कि यहां पर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं ए। इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तीन चार्जेस की वजह से। एक तो आउटर सरफेस का जो चार्ज है, इस आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अब उसका रीजन बताओ, 0 क्यों लेना चाहिए? नहीं 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 नहीं, हम ये दे रहे हैं कि हम ये दे ही नहीं रहे, हॉलो स्फेयर का लॉजिक हम दे ही नहीं रहे इसमें, ना सॉलिड का दे रहे हैं ना हम कंडक्टर का दे रहे हैं। हम सिंपल ये लॉजिक दे रहे हैं कि मान लो मेरे पास चार्ज पार्टिकल थे छोटे छोटे से, वो सारे चार्ज पार्टिकल को मैंने एक स्फेयर की तरह से अरेंज करके रख दिया। मेरे पास कोई बॉडी नहीं थी, कोई कंडक्टर नहीं था मेरे पास केवल इलेक्ट्रॉन्स थे काफी सारे। तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन को चुन चुन के ऐसे कर रख दिया है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाए, उसका यूनिफॉर्म हो जाए। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए 0? ये सॉलिड एंगल से प्रूव कर चुके हैं हम, उसका कंडक्टर वंडक्टर से कोई लेना देना नहीं था। बस सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्लियर ये पॉइंट? हाँ बोलते जाओ क्या कह रहे हो? चलो मैं फिर रिमाइंड कराता हूं। देखो उसमें हमने ये प्रूव किया था कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इस सरफेस पर। एक एलिमेंट हमने यहां लिया और एक पॉइंट आर्बिट्रेरी यहां सेलेक्ट कर लिया था। तो सिग्मा ds1, ये सिग्मा ds2, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उतना ही इसकी वजह से आएगा। दोनों इक्वल और अपोजिट हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इसमें कंडक्टर होना या नॉन कंडक्टर का तो कोई लेना देना नहीं था। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, केवल कि सिग्मा सेम होना चाहिए दोनों पर, क्योंकि ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड करता है यहां पर, ये डिस्टेंस है मान लो r1, तो इसका सॉलिड एंगल था सिग्मा ds1 अपॉन r1, सॉरी ds1 अपॉन r1 स्क्वायर। इसका सॉलिड एंगल कितना है, ds2 अपॉन r2 स्क्वायर। अब मैं इसकी वजह से अगर यहां पर फील्ड लिखूं तो वो होता है k क्यू बाई आर स्क्वायर। तो k और चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा ds1, और डिस्टेंस कितनी r1, तो r1 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो k और चार्ज कितना हुआ, सिग्मा ds2 अपॉन r2 स्क्वायर। अब अगर देखो तो ये सिग्मा ds1 अपॉन r1 स्क्वायर और सिग्मा ds2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल है, तो ये पूरा कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ये इक्वल क्यों है सारे के सारे, इसलिए इक्वल है क्योंकि ds1 अपॉन r1 स्क्वायर और ds2 अपॉन r2 स्क्वायर ये सॉलिड एंगल है। और अगर ये सिग्मा भी सेम हुआ दोनों सरफेस पर, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी सेम हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो यहां पर हमने कंडक्टर या नॉन कंडक्टर का कुछ यूज ही नहीं किया, ये तो हमने प्योर मैथमेटिक्स लिखा है। इसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी का कहां यूज कर रहे हैं, बस कंडीशन हम ये यूज कर रहे हैं कि सिग्मा सेम होना चाहिए सरफेस पर। तो ऐसे ही
मैं यहां पर ये चार्ज के दो लेयर मान के चल रहा हूं, ये आइसोलेटेड दो लेयर हैं। कौन कौन सी? एक ये वाली लेयर है, ठीक है, वो मैंने यहां बना दी अलग से। मान लो कि ये जो चार्ज थे ना, सारी की सारी जो चार्ज की स्फेरिकल लेयर मैंने उठा के यहां रख दी, उठा के यहां रख दिए, ये बाकी सारा कुछ इधर ही रह गया। बस ये लेयर को मैंने पिक किया और यहां पे रख दिया। तो अब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक? जीरो होगा। जीरो होने में क्या चीज अपना रोल प्ले कर रही है? ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला चार्ज देख लेते हैं जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो ये जो यूनिट चार्ज है नेगेटिव, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहां पर? ये है ना वो दूसरा नहीं, पहले वाले केस की बात कर रहा हूं। जब ये चार्ज सेंटर पे था तो ये यूनिफॉर्म था ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। अच्छा सॉरी, जीरो है तो डायरेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना है? जीरो है। कौन से वाले की वजह से? इंड्यूस चार्जेस की वजह से। लेकिन जो ये सेंटर पे चार्ज रखा है, ये डिस्टेंस मान लो x है, तो उसकी वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यहां कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है अंदर। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? केवल उस चार्ज का है जो कि अंदर रखा हुआ है। ये बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक। अच्छा चलो अब बढ़ते हैं और आगे। क्लियर हो गया ना इसका सारे पॉइंट्स? इसमें हम जल्दी जल्दी भागने के मूड में नहीं है, ये पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर हो गई सारी बात? अच्छा, अब इस पर आ जाओ। आउटर सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज है, केवल इस वाले चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है या जीरो है? हाँ वेरी गुड, ये जीरो है। अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, क्या उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा कि अगर मुझे अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो मैं निकाल सकता हूं इजीली, जो ये वाला चार्ज है, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज था। लेकिन जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाऊंगा यहां, क्योंकि उसके लिए जो मैथमेटिक्स लिखना है वो मैथमेटिक्स हमारे स्कोप के बाहर की चीज है। मतलब 12th क्लास में इस लेवल पे, जेई लेवल पे हमको नहीं पढ़ना है वो। मेथड ऑफ इमेजेस वगैरह से उसको निकालते हैं, लेकिन हमको नहीं करना है वो, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये कंफर्म हो गया है ना। अच्छा, अब इसमें और बाहर के किसी पॉइंट की बात करेंगे अब हम। अब जो सिचुएशन में ले रहा हूं वो ये है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा, माइनस क्यू होगा। बाहर तो यूनिफॉर्म बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है इंड्यूस, तो ये प्लस क्यू है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो केवल इस चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करेगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से अंदर जीरो है। अब मैं बाहर का पॉइंट देखता हूं एक एक्स डिस्टेंस पर, तो एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन चार्ज का फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, एक इसका, एक इसका और एक इसका। तो जो ये वाला चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, इस स्फीयर के सरफेस पर है। सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं हम। वो इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अब हम कैलकुलेशन कहां कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? के क्यू बाई
एक्स स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसकी डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो इसकी लेफ्ट साइड होगी। फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं तो इसको भी सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं यहां, और फील्ड आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी इसकी राइट साइड। इतना समझो, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? राम, इसमें बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डिस्कनेक्ट हो गए हो क्या? मैं पूछ रहा हूं इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन कहां होगी इसकी? राइट साइड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस ये बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, चार्ज को सेंटर से अलग पोजीशन पर रखते हैं। यहां रखा मैंने, ये सेंटर से ए डिस्टेंस है। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहां पे जो चार्ज होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो बाहर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो ये वाला चार्ज है Q, और सेंटर से x डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी इसकी राइट साइड। ये क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है, ये केमिस्ट्री की तरह की चीज है, इसको याद रखना है कि इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इस चार्ज का अगर मैं सेंटर ऑफ चार्ज निकालूं, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना, वैसे ही अगर हम इंड्यूस चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज निकालें तो ये हमेशा उसी पोजीशन पे आता है जहां पर चार्ज रखा हुआ था, यानी कि यहीं पर आएगा इसका सेंटर। इस इंड्यूस चार्ज का जो सेंटर वो यहीं आता है, सेंटर ऑफ चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट साइड। बोलो ठीक, कुछ पूछना है तो बोलो। सेंटर ऑफ चार्ज ना हमेशा नहीं कैलकुलेट कंसिडर किया जा सकता। जैसे कि मान लो एक रॉड है, और इस रॉड पर हमने नॉन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q, और एक पॉइंट चार्ज है Q। ये डिस्टेंस है मान लो A, और ये डिस्टेंस है X। अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो निकालना है। तो इस सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट नहीं मान सकते हम। मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि इनके बीच में जो कूलाम फोर्स है वो के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये गलत है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लेंगे, और फिर इसे इनके बीच में फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। तो हर जगह सेंटर ऑफ चार्ज का यूज नहीं किया जा सकता, यहां पर हम सेंटर ऑफ चार्ज मान लेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज हम तभी ले सकते हैं जब हम कैलकुलेशन कहां कर रहे हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर कर रहे हो। मतलब सारा चार्ज यहां कॉन्सेंट्रेट मान के यही नहीं कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर करना है, तो इतना आएगा। अब इस वाले चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राम बताओ? हाँ, क्योंकि ये चार्ज तो सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, एंड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी राइट साइड। तो अब देखो इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा फील्ड, अल्टीमेटली यही बचेगा ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आउटसाइड कितना होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ? पक्का? अब याद रखो एक चीज इतना पढ़ने के बाद, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर के चार्ज का कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं आएगा। चाहे इसको सेंटर पे रखो, चाहे इधर रखो, चाहे यहां रखो, कहीं भी रखो,
आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा केवल वो चार्ज जो कि बाहर है। अब वो जो चीज मैंने अभी तुमको बताई ना, वो इस वाले एग्जाम्पल से समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? यहां पर भी यही हुआ था, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, लेकिन अगर हम इन दोनों को भी कैंसिल कर देते तब भी बचता तो ये। मान लो हम इस वाली टर्म और इस टर्म को कैंसिल करते तब भी यही बचता। तो यहां समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हुआ है, वो यहां समझ में आ रहा है कि x प्लस ए इसमें भी है, x प्लस ए इसमें भी है। इनर सरफेस के चार्ज का कंट्रीब्यूशन हमेशा कैंसिल होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से आएगा? जो कि आउटर सरफेस पर है। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हो गया। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है का मतलब यह है बेटा कि अगर मैं, चलो मैं बना के ही दिखाता हूं, इसको मिटा देता हूं पहले। इसमें और तो कुछ नहीं पूछना, मिटा दूं इसे। यह है अनचार्ज्ड कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ये अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, और रेडियस मान लेते हैं इसका r है, और हमने यहां पर चार्ज रखा है q। ठीक है, अब इस q चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल की बात तो हमने कर ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहां कितना होगा इसके अंदर? तो देखो ये q चार्ज है, तो यहां कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कुछ चार्ज यहां इंड्यूस हो जाएगा। ये जो चार्ज हुआ है इंड्यूस, ये नेगेटिव, ये मैग्नीट्यूड में इस q के इक्वल होगा कि नहीं? इक्वल होगा कि नहीं? हाँ वेरी गुड भाई, ये तुमने बड़ा सही आंसर दिया, नहीं तो जो है मैं अपसेट हो जाता। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकल रही हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट नहीं करेंगी। सारा फ्लक्स इसका इससे क्रॉस नहीं हो रहा, इधर भी चला जाएगा। इसलिए यहां पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इतना जरूर हम बता सकते हैं कि जो कैपिटल क्यू है ये मैग्नीट्यूड में से ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम। अब यहां पर पोटेंशियल भी हमने निकाल लिया था। यहां पोटेंशियल कितना है? जैसे ये x डिस्टेंस थी, याद करो पोटेंशियल आ गया था के क्यू बाई एक्स, और इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कितना हो गया था अंदर? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर? अंदर 0 होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम ये देते हैं कि बाहर कोई भी चार्ज अगर रखा है कंडक्टर के, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हमेशा 0 होगा। तुम ऐसे समझना, हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा हमेशा। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल तभी हो सकता है जब चार्ज इसके अंदर रखा हो। बाहर वाले किसी भी चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। अब देखो और लॉजिक करते हैं कि अगर मैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस क्यू चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू ओनली Q, तो ये आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स राइट। डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये वाला चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है तो उसको रिपेल करेगा राइट साइड में, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 ड्यू टू ओनली माइनस क्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन जरूर मालूम है हमको। तो डायरेक्शन किधर है?
अगर हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा तो इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये डायरेक्शन आएगी इसकी लेफ्ट। प्लस क्यू की वजह से E3 लिख लेता हूं मैं, ड्यू टू ओनली प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन आएगी राइट साइड। ठीक है, सॉरी राइट लिख रहा हूं, लेफ्ट आएगा, ये भी लेफ्ट ही आएगा ना। यहां टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये उसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट आएगा। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट जीरो है, यानी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल टू कितनी है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से है सेंटर पर, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगी, और डायरेक्शन कैसे होगी उसकी, ऑपोजिट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। दोबारा बोलो क्या। हाँ, हमने ये इक्वल टू जीरो प्रूव नहीं किया, इक्वल टू जीरो लेके हमने उल्टा प्रूव किया कि इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। इस चीज को किसमें, हाँ नहीं लगा सकते। पहली चीज तो उसका कैलकुलेशन जब हम करते हैं जबकि हम बाहर निकाल रहे हो, तुम इसके अंदर ही कैसे निकालोगे। ये जो आउटसाइड वाला जो चार्ज है ना, इसका कोई भी इफेक्ट अंदर नहीं होगा। तो बेटा एक चीज याद रखना कि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की गारंटी दी है हमने। अगर उन्होंने केवल इस चार्ज का फील्ड पूछा तो वो जीरो नहीं है, केवल नेगेटिव चार्ज का फील्ड भी जीरो नहीं है, केवल पॉजिटिव का जीरो नहीं है, केवल दोनों इंड्यूस चार्ज का मिला के भी जीरो नहीं है। अंदर जीरो क्या है, नेट जीरो है। क्लियर। अब देखो इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये टर्म यूज होगी 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रखना है तो उसे किसी कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए। तो हमने किसी कंडक्टिंग मटेरियल के बॉक्स के अंदर रख देंगे तो बाहर की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका कोई भी इफेक्ट अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कंडक्टर है वो अपने सरफेस पे चार्ज को हमेशा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब ये मान लो कि ये इसके क्या है, सोल्जर्स है, जो इंड्यूस चार्ज है। ये जैसे ही एक्सटर्नल चार्ज रखा या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इससे अपने सोल्जर्स को इस तरह से प्लेस करता है सरफेस पर कि बाहर वाले का इफेक्ट अंदर न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके और एग्जांपल है, बोर्ड में सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, सडनली थंडर स्टॉर्म शुरू हो गया, बहुत बारिश होने लगी है, बिजली गिर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए कार, तो उसका आंसर होता है कार के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि कार की जो बॉडी होती है वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। और जो भी लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग में होता क्या है, चार्ज आता है तो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर ही रहेगा, अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि ये बहुत ही बकवास चीज है, मैं बताऊं, तुमने अगर डिस्कवरी चैनल वगैरह कभी देखना, कार खोल के जैसे ही कोई बाहर निकलेगा ना, पैर रखते ही जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा पूरी तरह से। अब कार से ना जैसे लाइटनिंग हुई, सारा का सारा चार्ज कार के सरफेस पे आ गया है। अब गेट खोल के अगर बाहर उतरना है ना, तो ऐसे उतरना है कि कार को बिना टच किए बाहर उतरो। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पर जो भी चार्ज हमने हाथ से टच किया वो तुम्हारी बॉडी से होता हुआ अर्थ में जाएगा, है ना।
अर्थिंग नहीं होगी ना, टायर तो नॉन कंडक्टिंग होता है ना गाड़ी का। हाँ, उसको ऐसा किस क्या कर लें अगर ग्राउंड पर। हम्म। लेकिन चार्ज का फ्लो तो बॉडी के थ्रू होगा ना, तो बॉडी में से चार्ज जाएगा, यानी कि करंट फ्लो हो गया बॉडी में से। चार्ज का फ्लो मतलब करंट है, तो करंट अगर बॉडी में से फ्लो गया तब तो बर्निंग होनी ही होनी है। तो हाँ, ये हो सकता है उसके लिए कि कार के अंदर ही बैठे रहो, इसके बाद कोई थर्ड पर्सन आए, वो कार को एक कंडक्टिंग वायर से टच करे और फिर उसकी अर्थिंग कर दे कार की, फिर सारा चार्ज उसका अर्थ में चला जाए, उसके बाद उतर सकते हो। चलो अब मैं उस पर आ जाऊं, मुझे लगता है जो तुमने पूछा था ना सवाल, अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि उस क्वेश्चन को कर लें, फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। अभी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अभी। तीन वाले में हम बाद में आते हैं, पहले दो में ही करते हैं। इसका रेडियस है आर, और बाहर वाले का रेडियस ले लेते हैं कितना, 4r ले लेते हैं। इस पर चार्ज है q, और इस पर कितना ले लें, इस पर ले लेते हैं 3q। तो हमको बताना है कि इसके जो इनर सरफेस आउटर सरफेस जो है सारे पर कितना कितना चार्ज होगा। तो देखो ये है q चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये, है ना। अच्छा, इस स्फीयर पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर, तो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलती है वो सारी की सारी इससे पास होंगी। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट। तो बेटा बताओ इसमें कितना होना चाहिए इनर सरफेस पर, -q। अब अगर इनर सरफेस पर -q आ गया तो आउटर सरफेस पे कितना होना चाहिए, +4q होना चाहिए। सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अब जो तुमने पूछा था उस पर भी, अच्छा उसको अपने आप से कर लो फटाफट, अब तुम कर लोगे, इस हमने जो पढ़ लिया ना तुमसे हो जाएगा वो सॉल्व। हाँ, यही था आंसर उसका। हाँ ठीक है, तो अब फिर से हम आ जाते हैं इसके आगे जो थ्योरी डेवलप करनी है उस पर। और देखो ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि बाहर के चार्ज की वजह से अंदर फील्ड नहीं होगा और अंदर के चार्ज की वजह से बाहर नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर का सरफेस, वो कंडक्टर का सरफेस पूरे के पूरे यूनिवर्स को दो हिस्सों में बांट देता है। एक कंडक्टर की इस तरफ वाला, एक कंडक्टर की उस तरफ वाला। इधर वालों का इफेक्ट इस पे नहीं होता है, इधर वालों का इस पे नहीं होता है। जैसे यहां पर मैंने रख दिया Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है। तो अब अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, और Q2 की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये बात नहीं समझ में आई।
देखो ये Q1 चार्ज रखा मैंने, तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा बेटा वो कितना होगा माइन, और बाहर वाला जो चार्ज है वो कितना होगा प्लस Q1 होगा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है अगर मैं बाहर देखूंगा तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज यहीं आने वाला है इसी पोजीशन पर, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट मिलके कैंसिल हो जाएगा। अब ये आउटर सरफेस वाला जो चार्ज है ना वो इस दुनिया का नहीं है, वो बिलोंग करता है आउटर सरफेस वाले यूनिवर्स को, यानी कि आउटर सरफेस प्लस Q2 वाले यूनिवर्स को। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे Q1 और Q2, अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे केवल माइनस Q1 और ये प्लस Q1 वाले चार्ज, ठीक है। लेकिन ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब तुम देखो कि ये जो चार्ज है Q2 इसका इफेक्ट अंदर नहीं हो रहा है, ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ना, तो काउंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी तो यही हुई कि ये चार्ज हमने रख दिया, इस चार्ज के कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टाइप ही चीज हुई कि इसका इफेक्ट यहां नहीं है, इसका इफेक्ट यहां नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं, रुको मैं तुम्हें ना पहले थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन करा दूं फिर इस पे आऊंगा। हमने ले लिया एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। राम तुम इंडिया में कितने साल रहे हो पहले? तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है? अच्छा, तो तुमको हिंदी तो बड़े अच्छे आती है। अच्छा अच्छा, गुड। तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं हम, और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितनी डिस्टेंस पर निकालना है, x डिस्टेंस पर इसके अंदर। तो इसमें हम गॉस लॉ यूज करेंगे। अप्रोच क्या लगाते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे दो मेथड से, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से E डॉट ds से, और दूसरा फ्लक्स लिखेंगे हम Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, और दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे। जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है तो वो किसी गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस में ले लेता हूं, ये x रेडियस का गॉसियन सरफेस लिया। सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसमें रेडियली आउटवर्ड होगी। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया यहां पर ds, उस पर एरिया वेक्टर बनाया, ये एरिया वेक्टर आ गया n कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E मॉडुलस ऑफ ds into cos 0 degree. Now modulus of E is a scalar quantity, it is just a numerical value, so it can be taken outside the sign of integration because magnitude wise ये constant है। तो E को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन का ds मतलब है ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम, तो सरफेस एरिया आ जाएगा, ये सरफेस 4 पाई x स्क्वायर। तो ये आ गया इससे पास होने वाला फ्लक्स। ये फ्लक्स अभी हमने गॉस लॉ से नहीं निकाला, ये फ्लक्स निकाला हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से। अब हम लिखेंगे फ्लक्स गॉस लॉ से। गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो ये आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज कितना है, तो इसके अंदर मैं चार्ज लिखूंगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द चार्ज डेंसिटी, वी नीड चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/3 पाई x क्यूब। तो सॉल्व करने पर E कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर,
इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां से बचेगा क्यू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये 4/3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, या ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला कब तक लगाना है हमको? अप टू दी सरफेस ऑफ द स्फीयर। आउटसाइड दी सरफेस निकालना है, सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे, उसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करेंगे, और जैसा पहले करते थे वैसे ही कर देंगे। अंदर के लिए केवल ये फॉर्मूला यूज करना है, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस ये बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना लीनियरली वेरी कर रही है यहाँ पर, ये ई और ये एक्स, तो ये यहां तक तो लीनियरली वेरी करती है x इक्वल टू आर तक, और यहां मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद ये फील्ड डिक्रीज होगी और फिर फाइनली इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी कहीं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे कर्व है, ये इस तरह से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसको एक फॉर्मेट में और याद रखना, रो की टर्म्स में भी याद रखना है इसको। रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या बन जाएगा उसमें? ये E इक्वल टू 1/4 लिखा मैंने, Q को मैं लिख दूंगा रो इंटू 4/3 इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो E कितना होगा राम? रो एक्स बाई 3/0। E नॉट मत बोला करो यार। तो E इक्वल टू रो एक्स बाई 3/0। ये फॉर्मूला भी काफी जगह बहुत यूजफुल होता है, ध्यान रखना। अब हमको डिफाइन करना है इसमें पोटेंशियल, इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पर। तो पोटेंशियल कैसे निकाले हमारी? पोटेंशियल की डेफिनेशन से। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया, उस वर्क का जो नेगेटिव आएगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इसको जरा मैं डिराइव कर देता हूं, पोटेंशियल वाले फॉर्मूले को। एक्स डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं इक्वेशन अगर लिखूं तो मुझे यूज तो ये करना है, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो चलो कर लेते हैं इसको। तो यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू डी एक्स। हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। हम इन्फिनिटी से यहां नहीं आ रहे, इस बार मैं उल्टा कर रहा हूं, ठीक है। यहां से इन्फिनिटी जा रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो यहां से इधर जा रहे हैं, तो क्या वो डी एक्स मॉड ऑफ डी एक्स नेगेटिव नहीं लिखना पड़ेगा इसमें? याद आया? एक दिन मैंने बताया था कि मैक्सिमम टीचर दो गलती करते हैं जिससे ये आंसर सही हो जाता है। इसमें एक्स है और इसके आगे भी पॉजिटिव डी एक्स लिखेंगे, तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब डी एक्स। लेकिन इसमें हम कहां से कहां तक जाएंगे? सेंटर से आर तक, यानी एक्स इक्वल टू 0 से आर तक। आगे इन्फिनिटी तक क्यों नहीं गए? नहीं, यहां पे फॉर्मूला चेंज होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसे दो हिस्सों में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 0 से आर और माइनस आर टू इंफिनिटी। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको? यहां हम लगाएंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे भी एक्स ही ले सकते हैं। अच्छा, अब ये लिखा था मैंने 0 एक्स, लिमिट में हमेशा केयरफुल रहना। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कहां लिखना पड़ेगा मुझे? यहां।
तो इस पोटेंशियल को मैं कितना लिख लूं, V। एक मिनट रुको रुको रुको, इसको ना हम जीरो नहीं लेना चाहिए, जीरो लिखेंगे वो तो सेंटर का पोटेंशियल निकल आएगा। कहां से स्टार्ट करना चाहिए, एक्स से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, V है, और इंफिनिटी पे कितना है, 0 है। क्लियर। अब इसको यार सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है, V इक्वल टू के क्यू इंटू, हाँ बस, तो ये फॉर्मूला इसको याद रख लेना तुम। कहां पर, यही आएगा 3r² माइनस x² अपॉन 2r³, ठीक है। अब इसमें अगर हमको पोटेंशियल सेंटर पे निकालना हो, कितना बचेगा, ये 3k³ बाई 2r एट x इक्वल टू 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं है, ध्यान रखना इसमें। अब इसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं है, ये भी याद रखना, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा। तो ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं इसमें। और कितना टाइम हो गया, अच्छा 10:30। तो तुमको और कुछ काम है 10:30 पे? चलो अच्छा, फिर हम क्लास इतना ही रखते हैं अभी, अदरवाइज मैं फ्लो में आगे बढ़ जाता हूँ फिर। तो आज की जो क्लास थी इसमें समझ में आया सारा? हाँ, फ्लक्स वाले क्वेश्चन अब करना और मुझे भेजते रहना तुम अपने क्वेश्चन, है ना। और जो मैंने तुमको शीट भेजी है ना, ये बुकलेट, ये उसकी है रेजोनेंस की। स्टडी मटेरियल जो है ना, फिटजी का जो बुकलेट है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। जो हाँ, इसकी जो शीट है ना, इतना सिस्टमेटिक डिजाइंड है इसका स्टडी मटेरियल रेजो का। तो मैं भी रेजो में तो काम किया हुआ ना, तो हम लोग स्टडी मटेरियल वहां पर इस तरह से डिजाइन करते थे कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है उससे लेके और जो टॉपर स्टूडेंट है वहां तक की प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाया जाए। और फिटजी में ना काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं कि उन्होंने ना वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ही कवर नहीं किए हैं। हाँ, अभी भी मैं हूँ तो जरा एक में, लेकिन मैं शायद मार्च तक ही रहूँगा वहाँ पर। फिर मैं पूरी तरह से उसके बाद अब मैं ऑनलाइन क्लास में रहूँगा। मैं एलन कोटा में भी काम कर चुका हूँ, फिटजी में साउथ दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ, रेजोनेंस में भी मैं HOD था, पेस मुंबई में भी मैं हेड था। तो वहाँ पर क्या था कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल था उसमें मुझे दूसरे काम टीचिंग के अलावा बहुत सारे देखने पड़ते थे। कोविड के बाद से फिर मेरा मन जो किया कि यार केवल टीचिंग करते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम नहीं करते हैं। खैर, तो अब देखो तुम, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा क्या है कि जब ये बुकलेट हो जाए तो मुझे बताना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ना हम एरोडोव भी करेंगे। एरोडोव में बढ़िया क्वेश्चन है इसके, और जेई एडवांस में एरोडोव टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आते हैं। जैसे कि ये जो डेंसिटी थी ना इसकी, चार्ज डेंसिटी, अभी तो हमने यूनिफॉर्म ली थी, उसमें कई ऐसे क्वेश्चन होंगे कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, चेंज हो रही होती है। ऐसे क्वेश्चन भी जेई ने काफ़ी पूछे हैं। ठीक है, तो अभी राम तुम्हारी जो है इस क्लासेस तो सारी खत्म होंगी ना? 10 मार्च से, अच्छा। और मैथमेटिक्स अभी कर रहे हो नवनी सर के साथ में? कितनी क्लास हुई अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है। और केमिस्ट्री भी चल रहा है? हाँ, तो हाँ, मेन चीज़ जो है ना रिजल्ट के लिए ज़रूरी यही होता है कि सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके बाद फिर जम के प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो।
क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम आता है ना, उस पर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी किस चीज़ में रिजल्ट ख़राब कर लेते हैं, उनका 11th तैयार नहीं हो पाता है, वो 11th भूल जाते हैं। तो सिलेबस जितनी जल्दी ख़त्म होगा 12th का, उतनी जल्दी 11th का रिवीजन स्टार्ट करोगे अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, तो अपने डाउट्स वगैरह मुझे भेजते रहना, और आज जो पढ़ा है उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, तो चलो फिर, बाय बाय।